So students, we were studying unit 2 of this paper, multiple ovulation and embryo transfer technology. So in this, we will study few of the techniques. One is in vitro oocyte maturation, super ovulation and in vitro fertilization. आप लोगों ने सुना होगा ये सब, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने सुना होगा, ओके। एंड पहले हम लोग ये पार्ट खत्म करेंगे, ये तीनों टेक्निक्स, ओके। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. अभी कौन सा दिख रहा है स्क्रीन आपको? नोट वाला दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Diagram है. ये पिक्चर क्लियर दिख रही है क्या आपको? दिख रहा है क्या ये टेक्स्ट? कैन यू रीड इट आउट? Yes. क्योंकि इससे ज्यादा Yes, मैं तो नीचे वाला चला जाएगा। ओके, सो आई वांटेड टू कंटेन दिस होल डायग्राम इन वन एट वन। एक बार देखने पर पूरा दिख जाए एट वन। ओके, देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग पहले अभी टेक्निक पढ़ेंगे इन विट्रो मैच्यूरेशन पहले, ओके। और इन विट्रो मैच्यूरेशन और oocyte मैच्यूरेशन। इन विट्रो oocyte मैच्यूरेशन। In vitro means maturation of oocyte is taking place in the laboratory conditions, not in the body. So जो है सो IVF का अगर आप नाम सुने होंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसका ये फर्स्ट स्टेप है, इन विट्रो मैच्यूरेशन ऑफ oocytes, ओके। तो इसका सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक। आपको जेनेसिस याद है, फॉलिकुलर जेनेसिस याद है? इसको समझने के लिए आपको वो समझना आपको होना चाहिए माइंड में। क्या हो रहा है देखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जितने भी उगोनियम है, दे हैव एंटर्ड इनटू द मियोसिस स्टेज, मियोसिस 1। उगोनियम कहां से आया? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, ओके, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ दैट फीमेल चाइल्ड। प्राइमोर्डियल जर्म सेल का बार बार माइटोसिस होते गया, ठीक है शशिलता, मैं बना दूंगा बाद में अटेंडेंस आपका। माइटोसिस रैपिड डिवीजन होते गया,
प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और ये जो है ओवरी में माइग्रेट किए। ओवरी में भी फिर माइटोसिस हुआ और माइटोसिस हुआ, एंड मिलियंस ऑफ oogonia are formed, okay, at the time of birth. And at this time these oogonium enter into meiosis 1, first reduction division, okay. meiosis 1 तो यहाँ पर अभी है, इसका नाम होता है प्राइमरी oocyte, आपको पढ़ाया है। उसके बाद प्राइमरी oocyte, oogenesis को पहले आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। प्राइमरी oocyte के बाद फिर क्या हो रहा था, प्राइमरी oocyte ऑलरेडी meiosis 1 में एंटर किया हुआ है, ओके, और मेटाफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। कब तक अरेस्ट रहेगा मेटाफेज 1 में? जब तक प्यूबर्टी तक का टाइम रहेगा, तब तक में साइकिल स्टार्ट नहीं हो फीमेल में, तब तक। तो बहुत सारे ऐसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल, पहले oogenesis की बात करेंगे, तो ये प्राइमरी oocyte जो है, जिस सेलुलर मास के अंदर है, दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकल, ओके। आ रही है मेरी बात, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes. ठीक है, ये फॉलिकुलोजेनेसिस है। तो प्राइमरी फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है, ओके। और बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल इसी तरह से टिल द स्टेज ऑफ द प्यूबर्टी, ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल भी बनेंगे, टर्सरी फॉलिकल भी बनेंगे आगे चल के, ठीक है। और प्यूबर्टी के मतलब फर्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट होने के पहले तक, ठीक है, क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल बन जाएंगे। और उसके बाद फिर सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल जब शुरू होगा, तो इसी टर्सरी फॉलिकल से ही फिर आगे मैचुरेशन स्टेप होता है, में जाता है, ठीक है ना, इन द साइकिल। तो टर्सरी फॉलिकल में भी अरेस्टेड है वो। कहां पर अरेस्टेड है? फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन के बाद, ओके। फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन के बाद oocyte डेवलपमेंट इज अरेस्टेड। आपको मैं फिगर इसमें है, oogenesis आप रिकॉल कीजिए। मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज, 3 फेज था oogenesis में। मल्टीप्लीकेशन फेज बिफोर बर्थ, ग्रोथ फेज जो है जब साइकिल में एंटर होगा, तो ह्यूमन के केस में 14 डेज का था। सारे oogonia अरेस्टेड हैं, ओके। और प्राइमरी oocyte बन के इस स्टेज पर meiosis 1 पर oogonia हैज बिकम प्राइमरी oocyte, और इसमें अरेस्टेड, उस प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है, meiosis 1 में अरेस्टेड है, ओके। और जब ये meiosis 1 से अरेस्ट खत्म होगा, साइकिल स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर इट एंटर्स इन ग्रोथ फेज, ठीक है। एंड द एंड ऑफ ग्रोथ फेज meiosis 1 completes। meiosis 1 complete होने के बाद द प्रोडक्ट आर secondary oocyte which is haploid, and first polar body formation happens at the end of growth phase, okay. So here now you consider this egg inside, growing egg inside the follicle. There are some changes which also occurring in the follicles. Follicle में hundreds of cells are there, okay. Granulosa cells are there,
these granulosa cells surround the maturing ovary. Granulosa cells become more in number, they divide and become more in number, and they are arranged in layers, जैसे प्याज का छिलका होता है उस तरह से. ओके, और ग्रेनुलोजा सेल के बाहर का लेयर जो है उसको थीका सेल लेयर बोलते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी oocyte जनरेट हो गया. उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ जोना पेलुसिडा है. सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से डेवलपमेंट हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में, जिसमें you can clearly see the nucleus of the oocyte here. oocyte थोड़ा सा granulosa cell का layer develop हुआ इसमें, like onion in the secondary follicle. Tertiary follicle is also called a Graafian follicle, in which theca cell layer develop over the granulosa cell layer. You can see this green cell layer, this is the theca. Okay, ये है ओवरी के अंदर. Okay, फॉलिकल, ओवरी के अंदर फॉलिकल है, फॉलिकल का ये स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर oocyte है. और टर्सियर ग्राफियन फॉलिकल का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज fluid filled antrum. This is the cavity which is fluid filled. Okay, after this gonadotropin LH FSH हार्मोन का सर्ज होगा जब वो साइकिल में है. फॉलिकुलर स्टेज जो है ओवेरियन साइकिल का, उसमें टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल जो है stimulates re-entry of the oocyte into meiosis as far as metaphase 2. Okay, तो टर्सरी फॉलिकल के डेवलपमेंट में यहाँ ग्रोथ फेज इंक्लूडेड है. ओके, आफ्टर फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन के बाद ग्रोथ फेज चल रहा है, एंड द सेल इज अरेस्टेड. ठीक, आफ्टर दैट this is at the time of ovulation. Okay, so during the time of ovulation, this reduction division completes, first reduction division completes, and the formation of first polar body occurs. Okay, granulosa cells form the corona radiata. Inner layer of granulosa cells form corona radiata, and this whole cloud of granulosa cells are called as cumulus. Okay, so इसके बाद फिर अब ओव्यूलेशन हो गया, इनफंडिबुलम में ये कैप्चर कर लिया गया, ये नॉर्मल प्रोसेस है जो बता रहे हैं, इनफंडिबुलम में कैप्चर कर लिया गया, वहां पर द एग विल वेट फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा meiosis 2 will complete and the formation of second polar body will occur. Okay, फर्टिलाइजेशन मीन जैसे प्लाज्मा में मेम्ब्रेन में एग का एंट्री होगा, बिफोर द मिक्सिंग ऑफ द न्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस विल डिवाइड एंड द meiosis 2 will complete. ओके, इतना समझ में आया आपको? हेलो, Yes, sir. अब जो है होता क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं फीमेल्स में, जिसकी वजह से this maturation of the oocyte does not take place. There are clinical implications. Some conditions in which the maturation of this oocyte is
hampered, then assisted reproductive techniques are required to get fertilized and conceive a baby. So these are the patients. इनमें जैसे particularly the patients with the fertility issue, एक है polycystic ovary syndrome, नाम है इसका PCOS. PCOS, polycystic ovary syndrome. ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में एक कॉमन डिसऑर्डर है जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम जो है डिसफंक्शन हो जाता है, यानी आपका हाइपोफाइशियल पिट्यूटरी गोनाडल एंडोक्राइन एक्सिस जो है वो उसमें डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से एंडोक्राइन सिस्टम डिसफंक्शन हुआ और फीमेल रिप्रोडक्शन भी डिसफंक्शनल हो जाता है, हार्मोनल डिसफंक्शनल हो जाता है, या तो एक्सेस ऑफ एंड्रोजन्स विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस एनोवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैपेंस. एनोवुलेटरी मींस होता है विदाउट ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा. सो इस तरह के महिलाओं में जिनको ये सिंड्रोम है, दे नीड assistance in order to conceive. तो IVM के द्वारा इन विट्रो, IVM का फुल फॉर्म हो गया इन विट्रो मैच्योरेशन. इसको आप कंफ्यूज नहीं करोगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से. IVF एंड IVM. IVF के लिए IVM पहले होना होता है. IVM इज द प्रोजेनाइटर टेक्निक फॉर IVF. IVF तभी होगा जब oocyte जो है वो मैच्योर करेगा तब, लेकिन oocyte मैच्योर ही नहीं कर रहा है फीमेल में. तो ऐसे केस में oocyte को दो तरीका है, या तो इन विट्रो मैच्योर के लिए स्टिमुलेट किया जाए मैच्योरेशन के लिए, या इन विवो स्टिमुलेट किया जाए मैच्योरेशन के लिए. ठीक, तो इन विवो मैच्योरेशन लीड्स इनटू many times twins. ठीक है, क्या होता है, there are some drugs, नाम बताएंगे अभी हम. ड्रग्स है और फिर ह्यूमन मेनोपॉजल हार्मोन्स है, या गोनाडोट्रोपिन्स के लिए ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन्स है. मेनोपॉजल इसलिए बोलते हैं कि आफ्टर मेनोपॉज FSH and LH also get secreted in the urine in large quantity. So these hormones are isolated from the urine of females. और उसका रेशियो LH और FSH का 1:1 रखा जाता था पहले, अब थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है, and that is injected in females, human menopausal gonadotropins का. तो उसकी वजह से क्या होता है, इन फीमेल्स में जहां पर मैच्योरेशन का प्रॉब्लम है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में, ओके, तो उनको इंजेक्शन देने से फिर ओवरी में मैच्योरेशन जो है फॉलिकल्स का फिर होने लगता है. मान लो फॉलिकल्स का मैच्योरेशन स्टेप में अभी आपने फिगर में देखा ही, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल तीनों है. तो मेन एम है कि ओवरी फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल बना देना. ओके, उसके बाद इन विवो में, इन विट्रो में भी ग्राफियन फॉलिकल्स को भी आइसोलेट किया जा सकता है. अगर किसी फीमेल्स में टर्सरी स्टेज फॉलिकल्स, ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कंडीशन उसका क्या है. अगर 10 मिलीमीटर साइज का अल्ट्रासाउंड का भी जरूरत पड़ता है इसमें. 10 मिलीमीटर साइज का अगर ग्राफियन फॉलिकल है तो दैट इज कंसीडर्ड एज मैच्योर्ड इनफ. एंड investigators have observed high success rate in the fertilization and implantation when follicles of 10 millimeter size
were retrieved from the oocyte donors. तो क्या कह रहे थे, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी इन तरह की बीमारियों में जहां मैच्योरेशन का प्रॉब्लम है, या तो हार्मोन या ड्रग या इन दोनों के कॉम्बिनेशन को दिया जाता है फीमेल्स को इन विवो भी। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है कि ट्विंस भी हो जाते हैं। तो ट्विन, इसका वजह यह है कि अगर आप स्टिमुलेट कर रहे हैं फॉलिकल्स को by external subjecting it to external substances, then more than one follicle जो है वो मैच्योर हो जाते हैं दोनों ओवरी में भी। एंड नॉर्मल फेनोमेना क्या है कि बहुत सारे फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे होते हैं और ये एंट्रल स्टेज यानी जब एंट्रम डेवलप हो गया, ग्राफिकल फॉलिकल बन गया, तो दिस इज अननोन फेनोमेनन, अभी तक पता नहीं चला है। वन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल बिकम डोमिनेंट एंड दैट ग्राफियन फॉलिकल प्रोसीड्स फॉर द ओव्यूलेशन स्टेप। एंड तो एक चला जाता है, आपको कल भी बताए थे, ओव्यूलेशन के लिए, और जो वहां तक पहुंचे हैं उसके पीछे हैं, जो थोड़ा भी पीछे हैं उसके डेवलपमेंटल ये मैच्योरेशन स्टेजेस में, उनका फिर एपोप्टोसिस हो जाता है, डिजेनरेशन हो जाता है। लेकिन जब आप केमिकली ट्रीट करते हैं पेशेंट को, देन मोर देन वन फॉलिकल रीच एट दैट स्टेज साइमल्टेनियसली, ग्राफियन फॉलिकल स्टेज में, as a result of which ovulation of two graphian follicles can happen, and that will result into twins or triplets or quadruplet, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, आ रही समझ में बात आपको? Yes, sir. ओके। लेकिन इसका एक नुकसान भी होता था इन विवो मैच्योरेशन करने से, क्योंकि आप बॉडी में केमिकल सब्सटेंस इंजेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम भी डेवलप हो जाता है फीमेल्स में, एंड मेनी टाइम दिस इज लीथल। Although it is rare, death because of ovarian hyperstimulation is rare, but ये कहाँ से आ गया? But रेयर, लेकिन नहीं भी रेयर है तो भी इसका बहुत सारे सिम्टम्स, डेथ नहीं भी हुआ पेशेंट का तो भी बहुत सारा इसका सिम्टम्स है, अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स हैं बॉडी पर। तो यह तरीका अपनाया गया कि क्यों ना इन विट्रो मैच्योरेशन किया जाए फॉलिकल्स का, और उससे हम मैच्योर oocyte ऑब्टेन करेंगे और उस मैच्योर oocyte को फर्टिलाइज करवा के इन विट्रो, एंड देन वी विल इम्प्लांट इनटू द फीमेल बॉडी यूटेरस। ठीक, हम डायरेक्ट बॉडी में ही उसको स्टिमुलेट नहीं करेंगे, मैच्योरेशन स्टेप के लिए नहीं जाएंगे जिसमें ये प्रॉब्लम है। उस फीमेल से वी विल टेक द हार्वेस्ट, उसी का अपना फॉलिकल रहेगा, बट वो फॉलिकल किसी स्टेज पर होंगे रुके हुए, प्राइमरी फॉलिकल के स्टेज पर, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और वहां से फिर आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा होगा। ये बहुत इसमें डेप्थ है, समझे, क्योंकि टर्सरी फॉलिकल भी जो है एक्चुअली एक तरह से अभी भी वो इमेच्योर ही है, बहुत तरह के फाइन स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट होता है, तो वो सब जो है हम लेबोरेटरी कंडीशन में कराएंगे। यानी ड्रग हम डायरेक्ट फीमेल बॉडी को देने की बजाय हम कल्चर मीडिया में डालेंगे और उसको कल्चर करेंगे oocyte को, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, oocyte विल मैच्योर फर्दर। ओके, और जब oocyte मैच्योर करेगा उसके बाद वी विल
गिव द, वी विल सब्जेक्ट इट टू द स्पर्म। तो उसका भी दो तरीका होता है। एक तो अभी रिसेंटली अब जो टेक्निक चला है वो ICST होता है, इंट्रा, ICST का फुल फॉर्म इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर। एक तरह से स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं फाइन, बहुत ही फाइन नीडल से साइट के अंदर डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। स्पर्म को कोई मेहनत नहीं है कि वो ट्रेवल करेगा, रेडिएटा क्रॉस करेगा, पेलुसिडा क्रॉस करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंटर करेगा, उसका एक्रोसोम सबका फंक्शन होना चाहिए। तो मेल्स में भी जिसमें प्रॉब्लम होता है, स्पर्म थोड़ा गड़बड़ होता है जिनका, वहां पर इस तरह से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी ART कहा जाता है, आर्ट, इनका यूज किया जाता है। और दूसरा तरीका क्या है, पहले होता था डायरेक्ट मैच्योर oocyte, यानी जो जिसको क्लासिकल IVF बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें सक्सेस रेट कम होता है, उसमें IVM करके फिर oocytes को स्पर्म के एनवायरनमेंट में, जो डोनर है उसका, उसको स्पर्म से सब्जेक्ट करा दिया गया डायरेक्ट। तो अब इसमें स्पर्म जो है रेडिएटा क्रॉस करेगा, पेलुसिडा क्रॉस करेगा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेनिट्रेट करेगा एंड लाइक इन अ नॉर्मल वे जैसे बॉडी में होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये आगे का प्रोसीजर है। इसी में आपका यूनिट में IVF प्रोसीजर भी है। ओके, तो अभी IVM समझ लोगे तो उसके बाद IVF भी आपके लिए आसान है, सेम चीज है। अभी हम IVF थोड़ा सा बता भी रहे हैं। तो किनको जरूरत पड़ती है? वैसे फीमेल्स को जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस हुआ है, हो चुका है उनका कि इनके अंदर मैच्योर oocyte जनरेट नहीं हो रहे हैं, इस वजह से उन फीमेल्स को। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी इनके भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। भले ही पेशेंट को कंसीव करना हो नहीं करना हो वो अलग बात है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वालों को इन विवो मैच्योरेशन के लिए ड्रग दिया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बेसिकली रिजल्ट है इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से। तो बाहर से हार्मोन्स और या केमिकल ड्रग जो है, C से नाम है, देख लेंगे, उसको दिया जाता है जिससे वो सिम्टम्स उनके रिजॉल्व हो जाते हैं। समझे? लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वालों को अगर कंसीव भी करना है तो सेम प्रोसीजर है। फिर और भी बहुत सारा कंडीशंस हैं जिसमें ये यूज किया जाता है, सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वालों को ही नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम है, ये भी है OHSS, इसमें भी OHSS ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो इसके भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं कभी कभी, समझे? और जनरली जो है इसमें आपको ये होता है, क्या बोलते हैं, नौसिया, वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स है। लेकिन कभी कभी एंड फीमेल विल फील लाइक दे आर ब्लोटेड, माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है, एपेटाइट लॉस हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ये सब। ओके, कभी कभी सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर नौसिया, वॉमिटिंग, डिक्रीज यूरिनेशन भी हो जाता है, डार्क कलर यूरिन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लो ब्लड प्रेशर,
and excessive weight gain. This also has been seen. Many times जो है ब्लड प्रेशर काफी लो होने की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं। इसमें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम जिसको है, तो इनको ट्रीट किया जाता है किससे? इसी ओवरी के मैच्योरेशन के द्वारा। और या ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन जिसको है, उनको अगर कंसीव करना है तो उनको भी ये आईवीएम एम्प्लॉय किया जा सकता है। ठीक। और मान लो कि कुछ ऐसे फीमेल्स जिनका कीमोथेरेपी होना है, और कीमोथेरेपी मान लो कैंसर पेशेंट है, उसका कीमोथेरेपी होना है, उसको अपना जान बचाना है, बट साथ ही साथ वो यह भी चाहती है कि मैं बाद में मां बनूं। तो कीमोथेरेपी की वजह से टिश्यूज खराब हो जाएंगे ओवरीज, तो उनके ओवेरियन टिश्यूज को निकाल के बायोप्सी सर्जिकली रिमूव करके, तो ओवेरियन टिश्यूज में फॉलिकल्स हैं और उसको क्रायो प्रिजर्व कर दिया जाता है, और आफ्टर कीमोथेरेपिक ट्रीटमेंट फिर से क्रायो प्रिजर्व टिश्यू को रिट्रीव करके फीमेल में इम्प्लांट कर देते हैं। वहां भी यूज होता है ये। ओके। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट प्रोसीजर में कि हाउ दिस इज डन। ठीक है। कुछ एक सिंड्रोम है एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम। फीमेल्स आर डायग्नोज्ड विथ एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम, जहां पर नो oocytes आर रिट्रीव्ड फ्रॉम मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स, तो इनको भी ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तो नाउ वी विल कम इन डायरेक्टली टू दिस द प्रोसीजर। यहां तक समझ में आया आपको? ओके। लेस देन ए मिनट क्लास विल एंड। आई थिंक दैट दूसरे वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके। तो अभी एंड कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर लेना।